चैप्टर 129 कुछ सुकून के पल। स्माइलिंग फेस मुंबई। अमन के घर पर कुछ देर बाद सारा सिसकते हुए शांत हो जाती है। अमन उसे पानी पिलाकर बोला, तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तभी सारा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अमन उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तो फिर कैसा है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, बात यह है कि राखीद रंधावा हमारी देशमुख फैमिली का पुराना दुश्मन है और इसी दुश्मनी के चलते उसने हमारे माँ बाबा को मार दिया और हमसे शादी करके हमारी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। उसे लगा कि हमारे माँ बाबा को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, पर फिर पता चला कि हमारे दादाजी ने वसीयत बनवाई थी जिसमें ये लिखा था कि देशमुख खानदान के वारिस को ये प्रॉपर्टी तभी मिलती जब उसकी शादी 25 साल होने से पहले हो, नहीं तो वो सारी जमीन जायदाद सब ट्रस्ट में चली जाएगी और वो राखीद हमसे शादी करने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है। हमारे चाचा और चाची जी भी उसके पास है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो उन्हें मार देगा? अमन उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सारा उसे 2 पल देखती है, फिर नीचे देखकर बोली, हम देशमुख खानदान से हैं, मतलब हमारे दादाजी एक मुखिया थे, फिर हमारे पिताजी और अब हम। दादाजी का नाम शायद तुमने सुना होगा। इतना कहकर वो रुककर अमन को देखने लगती है तो अमन आईब्रो उचकार कर बोला, क्या नाम था? मैं सारा हकलाते हुए बोली, मैं जगेंद्र गैंग के लीडर। अमन बीच में बोला, लीडर नहीं, गुंडे, माफिया। सारा उसे देखकर बोली, हाँ हाँ, वही जगेंद्र देशमुख। अमन उसे देखकर बोला, मतलब अगर पुलिस कंप्लेन की तो तुम्हारा भी सारा भांडा फूट सकता है। सारा उसे देखकर बोली, मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। अमन हाँ में सर हिलाकर बोला, मुझे पता है, अब तुम पहले रोहित की गुंडी को कॉल करो। सारा हाँ में सर हिला देती है और रूबी को कॉल कर देती है। रात का वक्त, कश्मीर, श्रीनगर। इन ठंडी वादियां दिल को सुकून पहुंचने वाली थी। यहाँ का मौसम सच में खुशनुमा होता है। माही बालकनी में खड़ी होकर बाहर का सुंदर नजारा देख रही थी। वो लोग एक पेट हाउस में रुके हुए थे। वो बाहर की तरफ देखकर कुछ सोचे जा रही थी, तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ ठंडे हाथ महसूस हुए। वो धीरे से बोली, आर्द्वा। आर्द्वा उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखकर बड़े प्यार से बोला, हम, और कौन है सकता है? माही अपना सर उसके सीने पर टिका देती है और बोली, क्यों नहीं? इतना कहकर वो हल्का मुस्कुराई तो आर्द्व के फेस पर भी स्माइल आ गई। कुछ देर ऐसे ही दोनों खड़े रहे, फिर आर्द्व बोला, आज खाने का इरादा नहीं है क्या? माही अपना मुंह बनाते हुए बोली, भूख नहीं है। आर्द्व उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, और क्यों नहीं है? माही उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बस नहीं है। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं है, वो तो मेरे पेट को पता, उसे पूछ लो। माही की बचकानी बातें सुनकर आर्द्व को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे लिप पर पैक किस कर बोला, आई थिंक तुम्हारा स्टमक ये कह रहा है कि उसे मेरे हाथ से खाना खाना है। ये सुनकर माही अपनी पलकें झपका देती है। आर्द्व स्माइल करते हुए उसे गोद में उठा लेता है और रूम के अंदर चला जाता है। बेडरूम में आर्द्व माही को कानुच पर बैठाकर खुद उसके पास बैठकर टेबल पर से प्लेट उठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। मुंबई में राठौड़ इंडस्ट्री। लक्ष्य कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। जो कि सर पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितना थका हुआ है। कैबिन में जाकर वो अपनी चेयर पर लीन होकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वो खुद से बोला, पता नहीं ये बाजवा हलवा कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाई यहाँ से हड़बड़ी में गए थे, साथ में कुछ लैपटॉप वगैरह लेकर भी नहीं गए और सारा बोझ इस बच्चे पर डाल दिया। तभी उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। वो अपनी आंखें झट से खोल देता है और उसका मुंह बिगड़ जाता है। वो जलाते हुए बोला, तुम छिपकली, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सामने आशवी खड़ी उसे ही स्माइल करते हुए देख रही थी और वो स्माइल करते हुए उसके गोद में बैठ गई और तो और अपने पैर भी ऊपर कर दिए, साथ ही उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। लक्ष्य हैरान होकर उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। फिर उसने आशवी का ही डायलॉग उसे चिपकाते हुए बोला, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो मेरे ऊपर चढ़ रही हो। ये सुनकर आशवी उसे देखकर अदा से बोली, हाय, मैं आशवी ओबरॉय हूँ और रही बात तुम्हारे गर्लफ्रेंड की तो वो मैं नहीं हूँ। लक्ष्य बीच में ही झट से बोला, तो फिर क्या हो? आशवी बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, बीवी। ये सुनकर लक्ष्य झुंझलाते हुए बोला, बीवी माय फूट में तुम्हें अपनी दुश्मन ना बनाओ। कोई रिश्ता तुमसे मैं जोड़ू ही ना और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम्हें अपनी बीवी ब। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी। आशवी ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिया थे। लक्ष्य तो सदमे था और आशवी उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, पर लक्ष्य का रिस्पॉन्स ना पाकर उसे चिढ़ते हुए उसे छोड़कर उसके चेहरे को देखती है और लक्ष्य को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो जम गया था। वो अभी भी उसे आंखें फाड़े देख रहा था। आशवी उसे देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, लक्ष्य क्या हुआ तुम्हें? इतना कहकर वो उसे हिलाने लगी। लक्ष्य अपने होश में आया तो उसने झट से अपने होठों पर हाथ रख चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट लड़की, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की?
आशवी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वो उसका हाथ हटाकर बोली, ऐसे। इतना कहकर उसने फिर से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिया और बड़ी शिद्दत से उसे चुमने लगी। उसके हाथ लक्ष्य के बालों में उलझ गए थे। लक्ष्य उसे ही देख रहा था। आशवी उसे अलग हो गई और चिढ़कर बोली, हद है। एक लड़की तुम्हें किस कर रही है और तुम्हें उसका कोई असर ही नहीं होता। मेरी फर्स्ट किस वेस्ट हो गई। लक्ष्य उसे देखकर बोला, ये तुम्हारी सेकंड एंड थर्ड किस थी। फर्स्ट किस कैसे थी ये तुम्हें याद होगा। इतना कहकर वो अपनी आई विंक कर देता है। ये सुनकर आशवी को कुछ याद आता है। उसे लक्ष्य ने पहली बार बामें किस किया था और तभी दोनों नशे में थे, पर आशवी को होश था और उसने लक्ष्य को एक थप्पड़ जड़ दिया था। ये याद करते ही वो बोली, तुम्हें याद था। मुझे लगा नशे में थे तो याद नहीं होगा और दूसरे दिन भी तुम अनजान बने फिर रहे थे। लक्ष्य उसे देखकर बोला, ये लक्ष्य राठौड़ का स्टाइल है। इतना कहकर वो उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी डोर जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और उसी के साथ आशवी लक्ष्य को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। लक्ष्य उसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चीड़ गया था। तभी उन दोनों के कान में हंसने की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों उस तरफ देखते हैं तो वहां आहिर खड़ा हंस रहा था। वो बेबी वायोस में हंसते हुए बोला, हे बडी, ये आंटी कैसे मेरी तरह आपकी गोद में बैठी है। ये सुनकर आशवी सकपका जाती है, जो झट से लक्ष्य की गोद में से खड़ी हो जाती है। लक्ष्य आहिर को देखकर अपने हाथ आगे बढ़ा देता है तो आहिर भागकर उसकी गोद में बैठ जाता है। लक्ष्य उसे अच्छे से पकड़ लेता है। वहीं आशवी मुंह बनाकर बोली, हे, मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी दिखाई दे रही हूं। आहिर उसे देखकर अपना छोटा सा दिमाग चलाते हुए बोला, आप मेरे बडी की गर्ल हो और वो मेरे अंकल हैं तो हो आप मेरी आंटी हो ही ना। ये सुनकर आशवी उसके दोनों गालों पर किस की बरसात करते हुए बोली, वहां चिक्सू, तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। आई लव यू यार। ये सुनकर लक्ष्य का मुंह बन गया। वो बुदबुदया, वाह, मेरे पहले ये छोटा पैकेट मेरा हक ले गया। वाह बेटा। ये कहकर वो आशवी और आहिर को घूर रहा था और आशवी और आहिर अपना अपना दिमाग चलाकर बिना हाथ पैर वाली उटपटांग बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में लक्ष्य भी उसमें ज्वाइन हो गया था। वहीं बनारस में एक हॉस्पिटल में बाजवा बेंच पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी और सामने चिर बैठा हुआ था। चिर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। उसने जब से आर्दुआ को देखा था उसके मन में वो ही बार बार याद आ रहा था। बाजवा उसे घूरते हुए बोला, एक लौड़ा थारे जैसा देखत है। उसका कोनो जे मतलब ना है कि वो थारो भाई के कोई और रिश्ता उसके साथ होगा। चिर उसे देखकर बोला, भाव मानने भी यह बात पता है। बाजवा गुस्से में बोला, तो जाने क्यों दिया उसे। यही भून डालता उसे। आज हमें ऐसे छुप कर ना रहना पड़ता और तो भी कुछ नहीं कर रहा। चिर उसे देखकर उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, भाव आप मेरे लिए भगवान है और उस लड़की और उस लौंडे को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसने आपको मारा है वो तो अब ये देखेंगे कि चिर क्या चीज है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसे देखकर बाजवा मुस्कुरा देता है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 130। 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब ठीक चल रहा था। अनु भी बनारस विराज के पास आ गई थी और वहीं सारा और रूबी ने राखीद को पकड़वाने का प्लान भी बना दिया था और साथ ही अमन के साथ बाउंडिंग अच्छी हो गई थी। कश्मीर, सुबह का वक्त। माही बेंच पर बैठी हुई थी। उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और ऊपर का ओवरकोट काउच पर रखा था। तभी आर्द्वा अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आता है और माही की तरफ देखकर बोला, वाइफी, आज मेरे हाथ का नाश्ता खाओ। माही अपने ही ख्यालों में थी। उसे आर्द्वा की आवाज भी सुनाई नहीं देती। आर्द्वा उसे देखता है, फिर प्लेट नाइट स्टैंड पर रखकर माही की तरफ बढ़ जाता है और उसके सामने जाकर चुटकी बजाता है। तो माही अपने ख्यालों से बाहर निकलकर बोली, हे, कुछ कहा तुमने। आर्द्वा बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाकर काउच की तरफ बढ़ जाता है। माही उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। वो वैसे ही माही को लेकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगता है। माही भी उसे ही देख रही थी। आर्द्वा कुछ बोलने वाला था कि अचानक माही आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। आर्द्वा उसके सडन मूव से शॉक रह जाता है। फिर कुछ देर बाद वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगता है। इतने दिनों में आज माही ने उसे आगे बढ़कर उसे किस किया था। दोनों ही अपने एहसास में खो चुके थे। मुंबई में इस वक्त अमन, लक्ष्य, रूबी, सारा और आशवी एक फार्म हाउस के सामने थोड़ी दूर खड़े थे। वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर रूबी चिढ़ते हुए बोली, क्या है माइला, तुम सब क्या पूरे दिन एक दूसरे का मुंह देखने आए हो। और देखना ही था तो घर पर देखते। मैं अपने चिदी चोर का चेहरा तो देख पाती। 2 दिन से उसे नहीं देखा। इतना कहकर उसका मुंह उत्तर गया था। अमन उसे देखकर बोला, 2 दिन नहीं, सिर्फ कल की रात ही तुम हमारे साथ थी और सुबह तो उसे मिलकर जबरदस्ती उसका रैंप कर आई हो। ये सुनकर रूबी की भौहें सिकुड़ जाती है। वो झुंझलाते हुए बोली, कौन जबरदस्ती करके आया है। मैं उसकी बीवी हूं और वो मेरा है। मैं जो चाहूं उसके साथ करूं और हमें अपनी टीम भी बनानी है। एक को सारा के बच्चों के पास रुकूंगी, 2 मेरे पास, 2 उसके पापा के साथ।
दो दादी के पास, दो दादाजी के पास और दो तुम सबके लिए। इतना बोलकर वो सबकी तरफ देखती है तो सब उसे मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। लगे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, बच्चे बांट रही हो या मंदिर का प्रसाद? इतने सारे बच्चे का सोचकर ही मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। बस एक बार इमेजिनेशन करो सबकी इन फ्यूचर। ये सुनकर सब इमेजिन करने लगते हैं और कुछ देर सोचने के बाद सब एक साथ बोले, नो। सारा और लक्ष्य तो रूबी को दो चार घुसे और चपते मार देते हैं। रूबी अपनी पीठ सहलाते हुए बोली, कोई मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं करता। अमन चिढ़ते हुए बोला, इंडिया की आधी आबादी तू ही पैदा करना चाहती है, पर मैं एक बात बता दूं, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं रखने वाला। क्यों ब्यूटीफुल? सारा भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर बोली, हाँ हम नहीं रखने वाले। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों सबकी नजर खुद पर पाकर उन्हें समझ आया कि वो क्या बोल गए। लक्ष्य अपना सर हिलाकर बोला, ये कब हुआ? ये सुनकर अमन और सारा दोनों झेप गए। वो एक साथ बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्य उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, ओह तो कैसा है? आशवी जो कब से चुपचाप खड़ी थी वो कड़क आवाज में बोली, गाइस बंद करो अपनी यह बकवास बातें और हम जिस काम के लिए आए हैं वो करें। आशवी की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो बोली, बी सीरियस। सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं और सामने कुछ दूरी पर बने फार्म हाउस को देखने लगते हैं। रूबी सामने देखते हुए बोली, ये है राखीद की काले कारनामों की कोठी। मैं एक बार यहाँ आ चुकी हूँ। लक्ष्य बीच में बोला, क्या करने आई थी तुम? ये सुनकर सभी उसे खा जाने वाली की नजरों से देख रहे थे। आशवी उसे धक्का देते हुए बोली, एक काम करो, तुम जाओ और कहानी पढ़ो जहां पर ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं। तुम वो सब पढ़ो, जाओ। लक्ष्य आशवी के चेहरे को देखता है जो गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसे ऐसे देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आता है और वो आगे बढ़कर उसके दोनों गालों पर बारी बारी से बैठकर उसके होठों पर पैक किस कर देता है। ये सब उसने इतनी जल्दी किया कि आशवी तो कुछ समझ ही नहीं पाए। लक्ष्य उसका हाथ पकड़कर बोला, ठीक है अब मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, पर रूबी मुझे बताना जरूर। रूबी अपना सर हाँ में हिला देती है और वहीं आशवी की तो नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद रूबी बोली, ये राखीद का अंडा है, इसका मतलब यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी है और हमारे गार्ड सब यहाँ है। हम सबको बहुत ही सावधानी बरते पड़ेगी। हम पहले जाएंगे, चुपके से जाएंगे, चाचा और चाची जी को निकालने के बाद ही हम ओ रिएक्शन का एक्शन देंगे। तब तक एक छोटी सी भूल भी हावी पड़ सकती है। सब अपना सर हिलाते हुए बोले, हम ख्याल रखेंगे, यू डोंट वॉरी। रूबी बोली, हम गुड। इतना कहकर वो अपना आगे का प्लान की डिस्कस न करने लगते हैं। वहीं बनारस में एक खंडहर जैसी जगह पर भाव और चिर बैठे हुए थे। बाजवा चिर को देखते हुए बोला, क्या हुआ? उस लड़की का पता चला? मुझे वो चाहिए। चिर अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, हाँ वो लोग कश्मीर में है। बाजवा उसे देखते हुए, तो अब? चिर बोला, मैं जा रहा हूँ बनारस से कश्मीर। वहीं विराज खुश होकर आर्द्व से फोन पर बात कर रहा था। वो बोला, आर्द्व एक बहुत बड़ी खुशी बात है। आर्द्व स्माइल करते हुए बोला, और वो क्या? क्या कुछ करने वाली है? मही आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।